क्या हार्वर्ड के पब्लिकेशंस में उनके लिए मिले हुए पैसों का जिक्र करना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता। क्या यहाँ पर लोगों को बताना पड़ता है कि उन्हें बाहर की एक्टिविटीज से कितने पैसे मिले हैं? नहीं, आपको नहीं लगता ये एक प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं मार्टिन लगता। फेल्स्टीन का AIG के बोर्ड में होना, लॉरा टाइसन का मॉर्गन स्टैनली के बोर्ड में शामिल होना, लैरी समर्स का अलग अलग फाइनेंशियल सर्विस फर्म्स में कंसल्टिंग करके साल में $1 करोड़ कमाना, सब बेतुका? मतलब हाँ, बिल्कुल बेतुका। आपने काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। आपको कभी नहीं लगा कि आपको अनरेगुलेटेड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के खतरों पर जांच करनी चाहिए? कभी नहीं लगा। मेरी यही सवाल है एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन के लिए, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के देखिए, असर मुझे के नहीं लिए लगता मैं इन सारे टॉपिक्स पर ज्यादा कुछ लिख पाता। इस वक्त मैं आपका रेज्यूमे देख रहा हूँ। यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि आपकी ज्यादातर बाहरी एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में कंसल्टिंग और डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट करना। क्या अभी आप बातों से इनकार करेंगे? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है मेरे कंसल्टिंग क्लाइंट का नाम मेरे CV में है ही नहीं, तो मुझे नहीं पता। आपके कंसल्टिंग क्लाइंट्स कौन हैं? मुझे नहीं लगता आपको यह बताना जरूरी है। ठीक है। एक्चुअली आपके पास कुछ ही मिनट है और यह इंटरव्यू खत्म हो जाएगी। क्या आप किसी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स में कंसल्टिंग करते हैं? मेरा जवाब है हाँ, करता हूँ। और पर मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, बस यही। उनमें दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स भी शामिल हैं? हो सकता है। आपको याद नहीं? मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूँ सर, मैंने आपको वक्त देकर गलती कर दी, बहुत बड़ी। अब मैं समझा। आपके पास 3 मिनट है, जो पूछना है पूछ लो। 2004 में जब बबल उसके चरम सीमा पर था, ग्लेन हार्वर्ड ने गोल्डमैन सैक के चीफ इकोनॉमिस्ट विलियम C. डुडले के साथ मिलकर एक पेपर लिखा था। उस पेपर में हार्वर्ड ने क्रेडिट डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटाइजेशन चेन की तारीफ की थी, ये कहकर कि अब सोच समझकर पैसों का बंटवारा हो रहा है और उनमें स्थिरता आ रही है। उन्होंने इकोनॉमी में स्थिरता होने का हवाला दिया और कहा कि अब पहले से कम रिसेशन हो रहा है, वो भी हल्के फुल्के। क्रेडिट डेरिवेटिव्स बैंक को नुकसान से बचा रहे थे और खतरा बांटने में मदद कर रहे थे। मान लीजिए मेडिकल रिसर्चर एक आर्टिकल में लिखता है आपको ये बीमारी ठीक करने के लिए ये दवाई प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। फिर पता चलता है कि उस डॉक्टर की 80% निजी आमदनी उसी दवाई के मैन्युफैक्चरर से आती है। ये बात आपको परेशान नहीं करती? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है ये बताना। मेरे ख्याल से उन केसेस से थोड़ा अलग है जिनकी हम यहाँ बात कर रहे थे, क्योंकि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस तरह की आमदनी पर बात करने से मना कर दिया। दोनों ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। तो आपके हिसाब से इसे इकोनॉमिक्स एकेडमिक प्रोफेशन के बारे में क्या पता चलता है? उन्हें तो किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे सच में लगता है यह एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है इस प्रॉब्लम का। Part 5, Where We Are Now। यूएस फाइनेंशियल सेक्टर की बढ़ती ताकत अमेरिका में हो रहे बड़े बदलाव का हिस्सा थी। 1980 के दशक के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स एक ज्यादा असमान समाज बन गया है और इसके इकोनॉमिक डोमिनेंस में गिरावट आई है। कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स, क्राइसलर और यूएस स्टील जैसी कंपनीज जो पहले यूएस इकोनॉमी की जान थी, ठीक से संभाले ना जाने की वजह से अपने फॉरेन कॉम्पिटिटर से पीछे जा रही थी। और जैसे ही चाइना जैसी देशों ने अपनी व्यापार करना शुरू किया, अमेरिकन कंपनीज ने पैसे बचाने के लिए अपना काम ओवरसीज भेजना शुरू कर दिया। कई सालों तक डेवलप्ड दुनिया के 66 करोड़ लोग अच्छी तरह से बचे हुए थे पूरी दुनिया में मौजूद इस एडिशनल लेबर से। फिर अचानक देशों की इकोनॉमिक और मिलिट्री पाबंदियां हटा दी गईं और अब सामने थे 20,500 करोड़ एडिशनल लोग। अमेरिकन फैक्ट्री वर्कर्स हजारों की तादाद में काम से निकाला गया।
बस कुछ ही सालों में हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई, बाकी इंडस्ट्रीज में इजाफा हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, जहां ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी आसानी से मिल जाती है। पर इस नौकरियों में जरूरत होती है एक एजुकेशन की, और एक आम अमेरिकन के लिए कॉलेज की पढ़ाई पहुंच की बाहर होती जा रही है। एक तरफ जहां हार्वर्ड जैसे टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास करोड़ों डॉलर है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए आने वाली फंडिंग घट रही है और फीस बढ़ती जा रही है। कैलिफोर्निया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस जो 1970 के दशक में $650 थी, वो 2010 में बढ़कर $10,000 से भी ज्यादा हो गई। साथ ही अमेरिकन कॉलेज जाएंगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ इस बात से हो सकता है कि वो कॉलेज की फीस भर सकता है या नहीं। दूसरी तरफ अमेरिकन टैक्स पॉलिसी अमीरों की हक में चली गई। जब मैं पहली बार ऑफिस आया तब मुझे लगा टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ा बदलाव था ग्लेन हार्वर्ड द्वारा डिजाइन किया गया टैक्स कट्स, जो उस वक्त प्रेसिडेंट बुश के चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर का काम कर रहे थे। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ढेर सारे टैक्सेस घटा दिए, जिसमें था इन्वेस्टमेंट गेन्स, स्टॉक डिविडेंड्स और एस्टेट टैक्स, पूरी तरह खत्म कर दिया। हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जिस पे अमल करके करीब $1,10,000 रख दिए गए हैं अमेरिकन वर्कर्स, फैमिलीज, इन्वेस्टर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स के हाथों में। इन टैक्स कट्स का ज्यादातर फायदा सबसे अमीर 1% अमेरिकन को मिला। और सच कहूं तो कई तरह से यह तो बस एक शुरुआत है हमारी इकोनॉमिक रिकवरी पॉलिसी की। यूनाइटेड स्टेट्स में दौलत की असमानता किसी भी दूसरे विकसित देश के मुकाबले अब ज्यादा हो गई है। अमेरिकन परिवारों ने इन बदलावों का सामना 2 तरीकों से किया, ज्यादा घंटे काम करके और खुद को कर्जों में डुबाकर। जैसे जैसे मिडिल क्लास का स्तर नीचे गिरता जाता है, तब इस बात का फायदा उठाकर लोन्स मिलना और आसान बना दिया जाता है। आपको एक खराब घर में रहने की जरूरत नहीं है। कम इनकम वाले होम बायर के पास भी औरों की तरह एक अच्छा घर हो सकता है। अमेरिकन परिवार लोन्स लेने लगे, घरों के लिए, कार्स के लिए, अपने हेल्थ केयर और अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए। 1980 और 2007 के बीच नीचे के 90% लोगों के हाथ से सब चला गया और सारे फायदे टॉप के 1% के पास गए। इतिहास में पहली बार आम अमेरिकन के पास अपने पेरेंट्स के मुकाबले कम एजुकेशन और उससे भी कम दौलत थी। ग्रेट डिप्रेशन के बाद से वॉल स्ट्रीट और वॉशिंगटन में लालच और गैर जिम्मेदारी के इस दौर ने आज हमें इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। 2008 की इलेक्शन से ठीक पहले जब फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ, तब बाराक ओबामा ने वॉल स्ट्रीट के लालच और रेगुलेटरी फेलियर्स की ओर इशारा करके अमेरिका में बदलाव लाने की अपनी बात आगे रखी। वॉशिंगटन और वॉल स्ट्रीट वालों की लापरवाही की वजह से आज हम इस मुसीबत में फंसे हैं। चुने जाने के बाद ओबामा ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सुधार लाने की बात कही। हमें चाहिए सिस्टमैटिक रिस्क रेगुलेटर, बढ़े हुए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, हमें जरूरत है एक कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एजेंसी, हमें वॉल स्ट्रीट के कल्चर को बदलना होगा। पर जब 2010 के बीच में जब इस पर अमल किया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कमजोर निकला और कुछ जरूरी मामलों में जैसे कि रेटिंग एजेंसीज, लॉबिंग और कॉम्पेंसेशन के बारे में तो कोई खास उपाय निकाले भी नहीं गए। ओबामा और उनके रेगुलेटरी रिफॉर्म को लेकर मेरा रिस्पॉन्स अगर एक शब्द में कहना हो तो वह है हाँ। रिफॉर्म जैसा कुछ है ही नहीं। और वो कैसे? यह एक वॉल स्ट्रीट गवर्नमेंट है। ओबामा ने ट्रेजरी सेक्रेटरी के नाते टिमोथी गाइथनर को चुना। संकट के दौरान गाइथनर न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट थे और वो गोल्डमैन सैक्स को मॉर्टगेजेस के खिलाफ की गई उनकी बेटिंग के लिए $1 पर 100 सेंट के हिसाब से मुआवजा देने की फैसला लेने वालों में से एक थे। जब टिम गाइथनर अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी होने के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं भी एक रेगुलेटर रहा हूं। ये सुनकर मैं जान गया कि उन्होंने न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट के अपने काम को भी समझा नहीं था। टिमोथी गाइथनर ने इस फिल्म के लिए इंटरव्यू देने से इनकार किया। न्यूयॉर्क फेड के नया प्रेसिडेंट है विलियम सी डडली, गोल्डमैन सैक्स के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट, जिनके ग्लेन हुबर्ट के साथ लिखे पेपर में डेरिवेटिव्स की तारीफ की गई थी। गाइथनर के चीफ ऑफ स्टाफ है मार्क पैटिनसन, जो गोल्डमैन के एक पूर्व लॉबिस्ट थे, और सीनियर एडवाइजर्स में से एक है लिविस सैक्स,
जो ट्रैकेडिया पर नजर रखते थे। वो कंपनी जो पूरी तरह अपनी ही बेची हुई मॉर्गेजेस सिक्योरिटीज के खिलाफ दाव लगाने में लगी थी। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन को चलाने के लिए ओबामा ने चुना गैरी गेंसलर को, एक पूर्व गोल्डमैन सैक्स एग्जीक्यूटिव जिसने डेरिवेटिव्स पर से रेगुलेशन हटाने में मदद की थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को चलाने के लिए ओबामा ने चुना मैरी स्कैर्पियो को, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्रीज के सेल्फ रेगुलेशन बॉडी फिनरा की पूर्व सीईओ थी। ओबामा के चीफ ऑफ स्टाफ राम इमैनुअल ने फ्रेडी मैक के बोर्ड में काम करके $3,20,000 कमाए थे। दोनों मार्टिन फेल्स्टीन और लॉरा टाइसन ओबामा के इकोनॉमिक रिकवरी एडवाइजर बोर्ड के मेंबर हैं काम करना होगा और ओबामा के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है लैरी समर्स। देश के हित में सबसे सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर्स वही सारे लोग थे जो तब वहां थे जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था। जब ये साफ हो गया कि समर्स और गैथनर सबसे पहले एडवाइजर का काम करने वाले हैं, तो मैं समझ गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बैंक कॉम्पेंसेशन को रेगुलेट करने का विरोध किया, जबकि फॉरेन लीडर्स एक्शन ले रहे थे। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, उसे खुद को सर्व करने से पहले दूसरों को सर्व करना है। सितंबर 2009 में क्रिस्टीन लेगार्ड और उनके साथ स्वीडन, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, इटली, स्पेन और जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने G20 नेशंस को साथ बुलाया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का नाम भी था, ताकि बैंक कॉम्पेंसेशन पर सख्त रेगुलेशंस लागू किया जा सके। और जुलाई 2010 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने उन रेगुलेशंस को लागू कर दिया। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनका मानना है कि ये एक टेम्पररी रुकावट है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और इसीलिए मैं इन्हें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के नाते फिर से अपॉइंट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। 2009 में बराक ओबामा ने फिर से बेन बर्नांके को चुना। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। 2010 के बीच तक एक भी सीनियर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ना मुकदमा दर्ज किया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। कोई स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किया गया। एक भी फाइनेंशियल फर्म के खिलाफ सिक्योरिटीज फ्रॉड या अकाउंटिंग फ्रॉड का मामला दर्ज नहीं किया गया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बबल के दौरान फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स को दिए गए कॉम्पेंसेशन को वापस हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की है। मैं उनकी जगह होता तो जरूर क्रिमिनल एक्शन लेता कंट्री वाइड के कुछ टॉप लीडर्स के खिलाफ, जैसे कि मोजिलो। मैं सामने ले आता बियर स्टर्न्स, गोल्डमैन सैक्स और लेमन ब्रदर्स और मेरिल लिंच। उन पर मुकदमा कर देते? हाँ, इसे जानने के बाद बहुत ही मुश्किल होता, सच है, पर मुझे लगता है वह यह कर सकते हैं अगर उन्हें अंदर के सच बताने वाले गवाह मिल जाएं। एक ऐसे बिजनेस में जहां ड्रग्स का सेवन, प्रोस्टिट्यूशन और प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने को एक बिजनेस एक्सपेंस बताना बड़े पैमाने पर होता है, वहां लोगों का मुंह खुलवाना मुश्किल नहीं होगा अगर वो सच जानना चाहे तो। उन्होंने मेरे सामने एक डील रखी और मैंने वो ले ली। उन्हें मेरे किसी रिकॉर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें आपके रिकॉर्ड्स में इंटरेस्ट नहीं थी? ये सच है, सही कहा। एक सेंसिबिलिटी होती है जिसमें आप लोगों का मुंह खुलवाने के लिए उनकी निजी बुरी आदतों का इस्तेमाल नहीं करते, खासकर जब वॉल स्ट्रीट के मामलों की बात हो। मेरे ख्याल से हम जिन मुसीबतों से गुजरे हैं उसके बाद शायद लोग इस बात पर गौर करें। इस वक्त मैं इस पर जजमेंट देने वाला कोई नहीं होता हूं। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने तो बड़ी खुशी से एलियट स्पिट्जर की निजी बुरी आदतों का इस्तेमाल किया था, उन्हें 2008 में रिजाइन करने पर मजबूर करने के लिए। अब तक उन्होंने वॉल स्ट्रीट के मामले में इतनी लगान नहीं दिखाई है। आज आप हमारे पास आकर कह रहे हैं, माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया, हम ऐसा फिर नहीं करेंगे, भरोसा रखो। वैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके बैंक से चोरी की थी और वह भी यही कह रहे हैं। अरे कृपया हमें माफ कर दें, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। 2009 में एक तरफ जहां बेरोजगारी का स्तर 17 साल में सबसे ऊंचा था, वहीं मॉर्गन स्टैनली ने अपने एम्प्लॉइज को $1400 करोड़ से भी ज्यादा दिए और गोल्डमैन सैक्स ने $1600 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया। 2010 में बोनस और भी ज्यादा थे। एक फाइनेंशियल इंजीनियर को एक असली इंजीनियर के मुकाबले 4 से लेकर 100 गुना ज्यादा तनख्वाह क्यों मिलनी चाहिए? एक असली इंजीनियर ब्रिज बनाता है और एक फाइनेंशियल इंजीनियर सपने बनाता है, और जब वो सपने टूट जाते हैं तब लोग उसकी भरपाई करते हैं। दशकों तक अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम स्थिर और सुरक्षित था, पर फिर कुछ बदल गया। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने समाज से मुंह मोड़ लिया, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को गंदा किया,
और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मुसीबत में डाल दिया। एक बड़ी कीमत चुकाकर हमने तबाही को रोका है और हम ठीक हो रहे हैं। पर वो लोग और इंस्टीट्यूशन जिनकी वजह से संकट आया था वो अब भी सत्ता में हैं और इसे बदलने की जरूरत है। और वो जो कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो हमसे कहेंगे ऐसा फिर नहीं होगा। वह सुधार लाने के खिलाफ करोड़ों खर्च करेंगे। ये आसान नहीं होगा, पर कुछ चीजें लड़ने के काबिल होती है।